दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। 1 फरवरी बेहद ही निर्णायक दिन रहने वाला है मिडिल क्लास के लिए। दोस्तों, मिडिल क्लास वो क्लास है जिसके बारे में बात कोई नहीं करता, लेकिन ये वो क्लास है जिसने हमेशा से, खास तौर पर पिछले 10 सालों में मोदी का साथ नहीं छोड़ा। थाली बजानी हो, ताली बजानी हो, दिया जलाना हो या डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी में लाइनों में लगकर एटीएम के बाहर खड़ा होना हो, मिडिल क्लास ने हमेशा मोदी का साथ दिया है। हिंदुत्व की घुट्टी भी हमेशा मिडिल क्लास को पिलाई जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या अब मिडिल क्लास का इस सरकार से मोहभंग होने लगा है, और क्या वाकई में मिडिल क्लास को देने के लिए इस सरकार के पास इस बजट में कुछ बड़ा होगा, तब जब पूरी दुनिया ट्रंप के इर्द गिर्द ऐसा लगता है कि अपने आप को देख रही है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा अब सवाल उठने लगे हैं, ऐसी चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के पास इस बजट में क्या क्या संभावनाएं होंगी। ट्रंप के आने के बाद भारत के लिए किस तरह की मुश्किल होगी, और वो मुश्किल मिडिल क्लास के लिए किस तरह से होगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में आपकी जेब की बात बताने वाली हूँ। दोस्तों, किस पार्टी ने क्या बयान दिया, कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, किसने क्या बोल दिया, इस बारे में तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन आपके मेरे जेब के बारे में बात कम होती है। देखिए, इस तरह की खबरें अब लगातार छपनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, नवभारत टाइम्स के लिए लेखक स्वामीनाथन अय्यर बहुत ही सीनियर पत्रकार है, इकोनॉमी के बारे में लिखते रहते हैं, काफी सीनियर है। इन्होंने देखिए लिखा हुआ है, गिरते रुपए और लड़खड़ाती मार्केट के बीच आ रही बजट पर दिखेगा ट्रंप का साया। यानी कि जानकार भी मानते हैं कि ट्रंप का साया दिखेगा। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने देखिए द प्रिंट में लिखा है, मिडिल क्लास इज एडिक्टेड टू मोदी। मिडिल क्लास मोदी के लिए एडिक्टेड है। स्लोइंग ग्रोथ, स्टार्ट रिफॉर्म एंड ऑपरेसिव टैक्स, मतलब जबरदस्त टैक्स की वसूली के बाद, ग्रोथ स्लो होने के बाद भी मिडिल क्लास कैसे मोदी का एडिक्टिव है, और उसका खामियाजा भुगता है मिडिल क्लास ने। और देखिए, एक और खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो इस बात की तस्दीक करती है कि स्टॉक मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। शेयर बाजार में निवेशकों के लाखों करोड़ डूबे। विशेषज्ञों ने बताया क्यों घबरा रहे हैं लोग। तो शेयर मार्केट भारत का लगातार टूट रहा है, आर्थिक मंदी की आहट सामने है, और ट्रंप लगातार आग दिखा रहे हैं। ऐसे में निर्मला सीतारमण आपके मेरे लिए इस बजट में क्या खास ला सकती है, इसी पर करेंगे चर्चा। तो वरिष्ठ पत्रकार और अर्थव्यवस्था के गहरी जानकारी रखने वाले अनिल शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आप बहुत व्यस्त रहते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी आप नजर बनाए रखते हैं, दुनिया भर की जानकारी आप जुटा कर रखते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मुझे लगा आपसे बेहतर कोई इंसान हो नहीं सकता इस पर बात करने के लिए। सर, अब तो बड़े बड़े जानकार बोलने लगे हैं कि लड़खड़ाती मार्केट, जो शेयर मार्केट लगातार टूट रही है और रुपया लगातार गिर रहा है, ऐसे में ट्रंप की वापसी जाहिर तौर पर आने वाले बजट में अपना साया दिखाएगी। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए कुमकुम जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं जो दर्शकों को भी पता होना चाहिए। देखिए, ऑफ हैंड मेरे पास फिगर नहीं है, पर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो पिछले 3-4 महीने के अंदर शायद $80 बिलियन के आसपास नीचे आ चुका है। और उसका कारण क्या है, ये दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा और आसान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब आपका जो हिंदुस्तान में जो फॉरेन करेंसी है, विदेशी मुद्रा, उसका जो रिजर्व बना के रखा जाता है हर कंट्री के अंदर, वो नीचे गिरते जा रहा है। और वो करीब करीब $80 बिलियन के आसपास, अगर मेरे फिगर सही, तो ऑफ हैंड मुझे ध्यान नहीं है, पर $80 बिलियन ही होना चाहिए। मैं थोड़ा मेमोरी में मैं जोर डाल रहा हूं, तो वो करीब 4-5 महीने में नीचे आ चुका है। $80 बिलियन बड़ा अमाउंट होता है, और ये नीचे आने का कारण क्या है ये दर्शकों को समझना चाहिए। और आप जो सवाल पूछ रहे हैं उससे जुड़ता है ये। उसका कारण सीधा सा ये है कि रुपये को मजबूत करने के लिए आरबीआई कहीं ना कहीं पे इंटरवीन कर रही थी, फॉरेन एक्सचेंज को ड्रेन आउट कर रही थी, निकाल रही थी कि रुपया किसी तरह से स्ट्रांग हो जाए, पर उसके बाद भी नहीं हुआ। और दूसरा बड़ा कारण ये था, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे, उन्होंने अपना पैसा डॉलर में वापस खींचना शुरू कर दिया। ये चीजें हो गई थी ट्रंप के चुनाव जीतने के, मानिए आप, साथ साथ या उससे कुछ टाइम पहले, जो लोगों ने मान लिया था कि ट्रंप वापस आ रहे हैं। इस बैकड्रॉप के अंदर इन चीजों को देखते हुए अब जो निर्मला जी हैं उनको अपना बजट को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो पिछली बार जो उन्होंने एस्टिमेट्स बोले थे, बजट एस्टिमेट बोले, या लोगों को एस्टिमेट से वैसे अंतर समझाना मुश्किल होगा, पर जो भी उन्होंने अपना एक फिगर लिया था कि घाटा इतना होगा और
हमारा जो जीडीपी ग्रोथ होगा वो इतना होगा, जीडीपी तो हम कई शो कर चुके तो लोग समझते होंगे, वो सब ऊपर नीचे हो गड़बड़ा गया है, गड़बड़ा गया है। तो उसको करने के लिए उनको अब अपने आप ही बजट को है कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब आप क्यों सर ऐसा ट्रम्प क्या कर रहे हैं कि हमें डरना चाहिए? पर अमेरिका और हमारी इकोनॉमी का कोई कंपैरिजन थोड़ी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम विकासशील देश हैं। मतलब मोदी जी के पास विजन तो 1000 साल का है, वो देखते हैं सन 47 तक हम विकसित भारत बन भी जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली तो हमारी उनकी इकोनॉमी का कोई कंपैरिजन नहीं है ना, तो हम क्यों डरे ट्रम्प के आने पर? डरने वाली बात दो चीजें हैं। देखिए, अपन इसमें टॉपिक पे पहले भी बात कर चुके, एक तो बढ़ता हुआ रुपया, दूसरा ट्रम्प का कहना यह है बढ़ता हुआ डॉलर, बढ़ता हुआ डॉलर, आई एम सॉरी, बढ़ता हुआ डॉलर, थैंक यू करेक्शन के लिए। बढ़ता हुआ डॉलर, चाहे आप बोलिए कि रुपया नीचे नहीं गिर रहा है, डॉलर स्ट्रेंथन अप हो रहा है, जो हमारी निर्मला जी बोली थी, पर डॉलर बहुत बढ़ गया है। दूसरी बात, अमेरिका में ट्रम्प जब से आए वो एक नारा दे रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये है, मैं अपनी कंट्री की तरफ पहले देखूंगा, बाकी चीजें बाद में देखूंगा। हमारा आप जानते हैं ट्रेड सरप्लस है। अब ट्रेड सरप्लस को आप हिंदी अगर कर पाए तो, लेकिन अगर अमेरिका फर्स्ट वो कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए, इसीलिए उनको उनकी जनता ने चुना है ना, तो हमारी लिए क्या दिक्कत है? मैं उसी पे आ रहा हूं, ट्रेड सरप्लस है हमारा अमेरिका के साथ, आपको पता होगा, अपन ने शो भी करा है, कंट्री है। तो निर्मला जी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ चीजें ज्यादा आयात करनी पड़ेंगी वहां से। जब आप आयात करेंगे और बढ़े हुए डॉलर पे आयात करेंगे तो आपकी क्या हालत होगी? क्या वो कुशनिंग जो असर है उसका आपको बजट में देखने को नहीं मिलेगा? आपको बिल्कुल मिलेगा। आप अगर सपोज कीजिए, आप दो कंट्रीज के अगेंस्ट में उन्होंने पहले ही आते ही नाटक कर दिया, धमकी दे दी, वो है मैक्सिको और कनाडा। 25% टैरिफ की उन्होंने बात कर दी। 25% टैरिफ लगाने की जब बात करी तो वो तो थोड़े ऐसे देश हैं जो अभी कह रहे हैं, अभी अड़े हुए हैं थोड़े। क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? क्या इंडिया, मैं मानता हूं, जितना मैं इस देश को समझता हूं, फॉरेन पॉलिसी समझता हूं, इंडिया ऐसे झगड़ों में नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसा सॉल्यूशन जाएगा जो एमिकेबल हो, जो दोनों को मंजूर हो। एमिकेबल मतलब दोनों रजामंद हो। उस रजामंदी के चक्कर में अगर जाते हैं, देखिए फिर एक पॉइंट बताता हूं, अगर जाते हैं अमेरिका के लिए, अगर टैरिफ कम करते हैं या टैक्स कम करते हैं, लोगों को भाषा में समझाने के लिए अगर कम करते हैं, जो क्योंकि ट्रम्प ने आते ही कहा था कि 100% टैक्स लगाऊंगा ब्रिक्स के ऊपर। ब्रिक्स मतलब जो 4-5 कंट्रीज हैं, उसमें से एक इंडिया भी है, उसमें चाइना भी है, उसके अंदर रशिया भी है। जब टैक्सेशन की बात हुई थी, 100% में टैक्स लगा दूंगा, तो आपको दिक्कत क्या आती? अगर वो 100% लगाएंगे तो आपको नुकसान बहुत होता है। तो आप क्या करेंगे? आप जो कुछ चीजों का इंपोर्ट वहां से करेंगे, और अगर आप सिर्फ अमेरिका के लिए करते हैं तो WTO का क्या होगा? मतलब बाकी मुल्क भी हमसे कहेंगे ना कि क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के लिए क्या स्पेशल है? हमें अकेले अमेरिका के लिए कर पाना मुश्किल होगा, तो कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए, अब के निर्मला जी दो तरह से फंस गई। एक तो मंदी की मार, और मंदी की मार हमारे देश में नहीं है, ये सब जगह है। आप देखिए, जो IMF ने प्रेडिक्शन करा, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने जो प्रेडिक्शन दिया है वो 6.5 का दिया है, करीब 6.5% GDP ग्रोथ की बात करी है उन्होंने इस साल इंडिया के। पिछले साल कितनी थी? 8.2, उसके कंपैरिजन में बहुत नीचे। आप उस मंदी को झेल रहे हो, उस मंदी के बाद में अगर ये सब चीजें आती हैं तो आपका सारा खेल बिगड़ जाएगा, ये तो मंदी और बढ़ाएगा फिर। तो इसको पूरा देख के निर्मला जी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ट्रम्प को भी खुश कर सके, और हमारे यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है उनको भी खुश कर सके। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये निर्मला जी को सोचना है। इस बजट को इस ढंग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर मोदी जी में सरप्राइज एलिमेंट है तो ट्रम्प में 10 गुना ज्यादा है। अच्छा, ट्रम्प कुछ भी अनाउंस कर सकते हैं किसी दिन, आपकी कोई गारंटी नहीं है। आज 100% की बात करते हैं, कल 200% कर सकते हो। उनपे ऐसे इतना आसान नहीं है। उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। लेकिन सर, एक मेरा सवाल है, क्योंकि मैं एक अधनी सी
मिडिल क्लास पेयर है हम तो हम वो मिडिल क्लास है दोस्तों। मतलब मैं ओवरऑल मिडिल क्लास की अगर बात करूं, जो मोदी जी का हमेशा कट्टर समर्थक रहा, उसने थाली भी बजाई, उसने दिए भी जलाए, वो लाइन में भी खड़ा रहा डिमोनेटाइजेशन में, उसने हिंदुत्व की घुट्टी भी पी, लेकिन उसको बेसिकली इस सरकार से क्या मिला, अब इसके बारे में खुलकर चर्चा होने लगी है। अरविंद केजरीवाल बोलने लगे हैं, बड़े बड़े जानकार लिखने लगे हैं कि भाई मिडिल क्लास एडिक्टेड है मोदी का, कि मोदी से उनको कुछ नहीं मिलता तो भी मोदी के साथ रहते हैं। अब देखिए, सबसे गरीब जो लोग हैं उनके लिए आप कह देते हैं कि हमने मुफ्त राशन उनको दे रहे हैं, हम लाडली बहन योजना जैसी योजनाएं उनको दे रहे हैं, जो अमीर है उनको तो खैर कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिल रही है। तो हमारे जैसे जो सामान्य लोग हैं, वो जो मिडिल क्लास कहते हैं, जो जिसके लिए कहा जाता है बैकबोन है, जो सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, सबसे ज्यादा टैक्स, मतलब हर बार वो बेचारा बजट सुनता रहे कि उसके लिए कुछ आएगा कुछ आएगा कुछ आएगा और कुछ भी नहीं आता। आपके थोड़ी उम्मीद है कुमकुम जी कि टैक्स में कटौती बढ़ेगी, मतलब जो अभी आप 7 लाख के आसपास तक जो है नहीं लगता, शायद 10 लाख हो जाए, ये शायद है, क्योंकि आप जिस बैकड्रॉप में काम कर रहे हो वो इकोनॉमिक बैकड्रॉप अच्छा नहीं है आपके लिए। और आपको बिल्कुल सही कहा आपने, कॉर्पोरेट टैक्स वाला तो 90 घंटे काम करने की बात भी करेगा, तो उसकी तो टैक्स की कटौती होगी, पर आपकी और हमारी जेब पे असर बहुत पड़ रहा है, क्यों हम मार खा रहे हैं हर जगह। हम मार खाते हैं इनकम टैक्स से, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, हम मतलब मिडिल क्लास मार खाते हैं इनकम टैक्स से, मार खाते हैं जीएसटी से, मार खाते हैं टोल टैक्स से। अगर हम गाड़ी लेके निकल जाएं तो 1.5 से 2 रुपया किलोमीटर हमें टोल देना पड़ता है आजकल। तो हम 3 जगहों से मार खाते हैं। अब अगर आप कायदे से देखें, गाड़ी की कीमत इतनी नहीं होती जितनी गाड़ी की कीमत पहुंच जाती है टैक्स लगाने के बाद में, जीएसटी तो की वजह लोगों से। को, जीएसटी की वजह से लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक मिडिल क्लास को 3-4 टैक्स पे करने पड़ते हैं, और वो बहुत बड़ा टैक्स कंपोनेंट होता है जो उनकी इनकम को मारता है। अल्टीमेटली बात वहीं आती है जहां अपन ने कुछ दिन पहले शो करा था, जब परचेजिंग पावर कम हो गई तो आदमी खरीदेगा कैसे, अगर खरीदेगा नहीं तो चक्की चलेगी कैसे, वो चक्की चलनी बंद हो जाएगी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो बनाएगा क्यों, अगर बनाएगा तो छोटी चीजें बनाएगा, वो देखेगा कि आदमी के पास पैसा ही नहीं है, मैं क्यों बनाऊं। इसलिए इंडस्ट्रीज भी जो है वो 70-74% कैपेसिटी पे काम करती हैं सिर्फ। आप इस पूरी एक साइकिल बन जाती है। आप देखिए, आपकी परचेसिंग पावर में से एक रुपए में से करीब करीब मैं मानता हूं 40 से 50% रुपया तो टैक्स में चले जाता है, इनकम टैक्स और जीएसटी मिला के आदमी का। तो वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या। तो मुझे लगता है इस बार शायद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, और मुझे लगता है शायद 10 लाख तक की एक लिमिट आ जाए कि आपको टैक्स ना देना पड़े। ये लोगों की डिमांड है। निर्मला जी कितना सुनती हूँ, क्योंकि आज तक उन्होंने दाम बढ़े तो उन्होंने कहा मैं प्याज खाती नहीं, तो ऐसा वो कर सकती हैं। पर उनके साथ में आपके साथ चोट ये है कि ट्रंप अमेरिका बैठ गए हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। उन्होंने अपने नाटो देशों को नहीं छोड़ रहे, कनाडा मैक्सिको को नहीं छोड़ रहे, तो भारत तो क्या है फिर। नाटो जो उनका साथी है, जिसके पार्ट हैं वो, उनको नहीं छोड़ रहे, साथ में मैक्सिको कनाडा को नहीं छोड़ा, 25% टैक्स की बात कर दी, अभी धमकाया है लगा देंगे। मैं आपको बता रहा हूं लगा देंगे, क्योंकि वो इन्हीं मुद्दों पे चुनाव जीत के आए और उनको पता है कि उनके आखिरी 4 साल है, इसके बाद तो वो राष्ट्रपति बन नहीं सकते। बिल्कुल भारत की तरह तो है नहीं कि 3-4 बार बने जा रहे हैं, वहां तो अलग नहीं है। एक आखिरी सवाल सर मेरा, पिछले बार के बजट में एक बात आई थी, उसको बहुत प्रचारित किया गया था, आपको याद होगा कि हम पहली नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं, हम स्टाइपेंड देंगे, कॉर्पोरेट को हम पैसा देंगे, कॉर्पोरेट जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं उनको नौकरियां देगी, ताकि वो पहली 1 साल इंटर्नशिप कर ले कॉर्पोरेट के साथ, और उसके लिए कॉर्पोरेट को मदद सरकार देगी। वो सर इतनी हेडलाइन बनी उस पर, आज तक 1 साल हो गया उस पूरे के पूरे ऐलान को। कितने लोगों को स्टाइपेंड मिला, कितने लोगों ने इंटर्नशिप की, मार्केट में कितने लोग आए, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अभी मैंने कल एक बहुत शानदार खबर बनाई है, उस खबर में बेंगलुरु की पुणे की खबर है सर। एक आईटी कंपनी में 100 लोगों की जॉब निकली, केवल 100 लोग फ्रेशर्स। वहां 3000 लोगों ने घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। ये हाल है सर एम्प्लॉयमेंट की। लोग कहते हैं रोजगार पे वोट नहीं मिलता तो सरकार डरती भी नहीं है, लेकिन रोजगार मुद्दा
नहीं है, हम इसको नहीं मान सकते, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले लहर लग रही थी, लेकिन आते आते देखिए मोदी को लेकर क्या गुस्सा पैदा हो गया कि बीच चुनाव में बड़े एंकर कहने लगे कि कोई लहर नहीं और मोदी बहुमत से दूर हो गए। तो रोजगार और आम आदमी की जेब की जो बात हम करते हैं, मिडिल क्लास की बात है, क्या इसको लेकर कोई रणनीतिक तौर पर इस सरकार को कोई कदम उठाना पड़ेगा? नहीं तो ये सरकार बहुत बुरी तरह फंस जाएगी आने वाले 2.5-3 साल में। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, इंटर्नशिप इस सरकार के साथ एक बहुत बड़ी कमी है कुमकुम जी। ये इकोनॉमी में डेटा देती नहीं है। जब डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो हम अपने मन से, कुछ भी इकोनॉमिस्ट हो चाहे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हो, अपने मन से डेटा बनता है और चले जाता है। मेरे को ये समझ में नहीं आता, आज आप दो कंपनीज की अगर बात करें, सीएमआई और एक फिनटेक करके, जो आपको याद होगा, आपने मेंशन करा था मेरे को, दोनों के फिगर में अंतर है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। मतलब ये कि सरकार की तरफ से आपको मदद नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। एक 7.7 7.8 बोलता है, एक 9.2 बोलता है। मैं कहता हूं इससे कहीं ज्यादा होगा। ये बात इंटर्नशिप की बात, डेटा किसके पास है? किसी के पास नहीं इंटर्नशिप का डेटा आज तक, किसी कंपनी ने। यहां तो इंटर्नशिप की बात करो, नौकरियां नहीं है लोगों के पास। मैं राजस्थान की बात करता हूं आपसे, आपने उनके लिए नौकरियां निकाली अपने स्वीपर्स के लिए, उसमें 25,000 एप्लीकेशन आनी थी, उसके अंदर कई लाखों एप्लीकेशन पहुंच गई। उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने एमए तक पास करा है, तो वो वापस विड्रॉ करना पड़ा उनको। आप इससे अंदाजा, और भर्तियां कितनी पोस्ट की थी सर? कितनी पोस्ट की भर्तियां? 25,000 के करीब। 25,000। और कितने लोगों ने आवेदन दे दिया? लाखों में तादाद में थे, लाखों में। उसको विड्रॉ करना पड़ा। अभी आप देखिए, 84,000 नौकरी निकाली है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, उसमें से 54,000 अकेली नौकरी चपरासी की है। आप क्या नौकरी देंगे और क्या नौकरी? मैं इसीलिए बोलता हूं, सरकार के पास नौकरियां हो सकता है लिमिटेड हो सरकारी दफ्तरों में, क्योंकि मोदी जी ने एक खेल बहुत अच्छा खेला जो लोगों को कब समझ में आया, उन्होंने हर चीज को प्राइवेटाइजेशन करने लग गए धीमे धीमे धीमे। तो प्राइवेट सेक्टर के पास नौकरियां हैं। अब जब चक्की नहीं चली, वो पूरी चक्की जो चलनी चाहिए परचेजिंग पावर की वजह से, तो नौकरियां कहां से बनेगी? हवा से तो नौकरी पैदा होगी नहीं। जब मेरे पास काम ही नहीं होगा तो मैं दूसरे को काम क्यों दूंगा? अल्टीमेटली आपने जो जॉब की बात करी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप जॉब नहीं दे सकते हो, चलिए सरकार जॉब नहीं दे सकती, सरकार बार बार कहती है हर को थोड़ी अकोमोडेट कर सकते हैं, पर आपको जॉब को जनरेट करने के तरीके तो लाने पड़ेंगे। आपको कुछ ना कुछ, अमेरिका में ट्रंप ने ये कहा है कि आप आके मेरे यहां इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको सब्सिडी दूंगा। हम अंग्रेजी में सॉप्स बोलते हैं, SOPS। हम सॉप्स देंगे, मतलब हम आपको जितना बेनिफिट दे सकते हैं उतना बेनिफिट देंगे। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे मोदी जी पिछले 10 साल से कह रहे हैं मेक इन इंडिया करिए पूरी दुनिया को, और वो अमेरिका राष्ट्रपति कह रहे हैं। मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। भारत और अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक ही बात बोल रहे हैं। वो शेर कहां गया मेक इन इंडिया का? मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं, वो शेर ही नहीं पाया। जरा कहां गया? कौन सी दूरबीन लगाऊं? वो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत ऐड देखी मैंने, कह दिया स्टार्टअप में ये लगा, पर ये कभी नहीं बताया कि कितनी स्टार्टअप बंद हुई। ये तो बता दिया इतनी खोली गई, कितनी बंद हुई इसके बारे में कौन बात करेगा? तो ये सब चीजें हैं। ये काम है निर्मला जी का बजट के अंदर फोकस करने का। इसकी जरूरत है। आपका क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं कि इसको, इस बजट के अंदर क्या नौकरियां जनरेट करने का कोई प्रोविजन होगा या नहीं होगा, और यही देखने वाली बात होगी बजट के अंदर। देखिए, जनता को महंगाई, बेरोजगारी, दो ही चीजें समझ में आती हैं, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं है। जीडीपी क्या हुई, तीसरी इकोनॉमी बन गई, पांचवी इकोनॉमी बन गई, अरे भैया मुझे क्या मिला? तो अभी आप 80 करोड़ को तो मुफ्त अनाज दे रहे हो ना, तो मतलब नहीं है आपके पास में। एग्जैक्टली, बहुत सीधा सा फेलियर है आपका फेलियर है। अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन देकर पाल रहे हैं तो ये कोई गुमान की बात नहीं है, शर्म की बात है। लेकिन जो बात आपने कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, कि रोजगार के मामले में, आंकड़ों के मामले में ये सरकार बड़ी कच्ची रही। इस सरकार ने हमेशा आंकड़े छुपाए। हालत ये हो गई है आज कि अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया से कह रहे हैं आप हमारे यहाँ फैक्ट्रियां लगाइए। अगर अमेरिका में फैक्ट्रियां लगेंगी तो भारत जैसे मुल्क क्या करेंगे? हमारे जैसे लोग तो दुनिया भर की फैक्ट्री बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं पूरी दुनिया यहाँ पर आए, फैक्ट्रीज लगाए, ताकि यहाँ देश को रोजगार मिले। जाहिर तौर पर एक कांटों का ताज है जो बजट में 1 तारीख को उसका भार उठाना होगा निर्मला सीतारमण को। ये बजट आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए क्या लेकर आता है, लगातार आसान भाषा में अनिल सर इस चैनल में आपको आगे भी बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका।